दोस्तों नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय में मैं भगवान दास मोरवाल एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। थोड़ा और हम अभी कुछ इंतज़ार कर लेते हैं ताकि हमारे कुछ और दर्शक मित्र हमसे इस पेज से जुड़ जाएं, क्योंकि आज का जो विषय है, जिस विषय पर आज आप के बीच में अपनी बात साझा करूंगा, वो बहुत ही रोचक और कहना चाहिए कि एक नए विषय को लेकर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल स्वागत है। जनसुलभ पुस्तकालय की तरफ से इशारा या कहीं संकेत मिल गया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसलिए कुछ पल के का हम और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग, हमारे मित्र, साहित्य प्रेमी, हमारे पाठक और हमारे सुधीजन धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो रहे हैं। तो मित्रों, आज आप जो मुझे शॉल में लिपटा हुआ देख रहे हैं, इसका एक कारण है, और कारण यह है कि आज दिल्ली में बेतहाशा ठंड है। मुझे लगता है कि आज की जो ये सर्दी है, जो पारा है, शायद इस सीजन के अगर मैं बात करूं तो सबसे ठंडा दिन लग रहा है मुझे। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन जिस इलाके में मैं दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मैं दिल्ली के रहता हूं, द्वारका की तरफ, वहाँ काफ़ी सर्दी है। सुबह से धूप तो बहुत बड़ी बात रही, आज सूरज के भी दर्शन नहीं हुए, और चूंकि अब 3 बज रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि धूप को अगर खिलना होता तो 12, साढ़े 12, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक धूप को खिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तो 3 बज रहे हैं, दिन ढलना शुरू हो गए बड़ी तेज़ी से। उसके चलते अब ये उम्मीद करना कि अब धूप या सूरज के दर्शन होंगे, शायद हम नहीं सोच सकते। राज प्रताप सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले दर्शक हैं जिन्होंने कि बाकायदा इमोजी से स्वागत किया है अपने लेखक का। तो मैं समझ रहा हूं मित्रों कि बात शुरू करने से पहले आज जन सुलभ पुस्तकालय की जो एक विशेष श्रृंखला है, भगवान दास मोरवाल की औपन्यासिक यात्रा, इसके अंतर्गत हम जो आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो मेरा चौथा उपन्यास है, नरक मसीहा। जैसा कि शीर्षक से आप सब लोग जान गए होंगे कि नरक मसीहा यानी, अच्छा आवाज और तेज की जाए क्या? तो अच्छा, जी जी जी, हाँ, आवाज आप बताइए कि अगर कुछ, मैं 1 मिनट थोड़ा सा अपना कहना चाहिए कि अपना हिसाब किताब थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा ठीक रहेगा। अर्पण जी, अब बताइए कि आवाज़ अब किस तरह की है? अभी और ज़रूरत है आवाज़ की, या इतने में ही काम चल जाएगा?
तो मैं जैसे कहा था, जया केतकी शर्मा जी, आपका स्वागत है। धाकरे दया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शुरू से जुड़ने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आवाज़ अब ठीक ठाक आ रही होगी। थोड़ी सी मैंने अपना सिस्टम थोड़ा सा ठीक किया है। तो मित्रों, आज हम इस औपन्यासिक यात्रा कृति 4 के अंतर्गत मैं जिस अपने उपन्यास की बात करूंगा, उसको लेकर जो आज आपके सामने अपने अनुभव, चर्चा जिस तरह की बन पाएगी, हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इस औपन्यासिक यात्रा की चौथी कड़ी में जो उपन्यास है, उस उपन्यास का शीर्षक है नरक मसीहा। यानी आपने ये आवरण आप देख रहे होंगे। हालांकि आप लोगों को शायद सीधा नजर आ रहा होगा। ये मेरा चौथा उपन्यास है, नरक मसीहा, जो कि राजकमल प्रकाशन से 2014 में प्रकाशित हुआ था। जो पहला पुस्तकालय संस्करण था इसका, ये 2014 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो मेरे हाथ में ये आप पेपरबैक संस्करण देख रहे हैं, ये 2015 यानी 2015 का जो विश्व पुस्तक मेला लगा था, ये तब इसका पेपरबैक संस्करण प्रकाशित होकर आया था। और इसका जो पुस्तकालय संस्करण था, जिसको कि हम हार्ड बाउंड कहते हैं, वो नवंबर 2014 में आया था। यानी 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद ही प्रकाशक राजकमल प्रकाशन ने इसका पेपरबैक संस्करण प्रकाशित किया है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये मेरा चौथा उपन्यास है, नरक मसीहा। दरअसल ये उपन्यास दोस्तों पिछले कुछ दशकों से इस देश में यानी भारत में जिस तरह से एनजीओ संस्कृति का विस्तार हुआ, स्वयंसेवी संस्थाओं का जिस तरह से विस्तार हुआ, उसकी जिस तरह से बाढ़ आई, और उस संस्कृति का हमारे भारतीय समाज पर क्या असर हुआ, और किस तरह के लोग एनजीओ संस्कृति में आपको देखे जाएंगे, और इन लोगों की क्या कार्य प्रणाली होती है, किस तरह से जो इस देश की जो गरीबी है उसको किस तरह से ये एक बाय प्रोडक्ट के रूप में जो एनजीओ की दुनिया के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से इस एनजीओ संस्कृति ने, जो कि एक ज़माने में, अगर हम आज़ादी के तुरंत बाद की बात करें और आज़ादी के बाद की बात करें, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो ये सेवा भाव था, परित कहिए या कल्याणकारी जो एक सोच थी, भावना थी, उसको एक मिशन की तरह उन्होंने लोगों को जोड़ा था। और लोगों ने, आपको खूब याद होगा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो इस तरह के लोग मिशनरीज थे, जिनके लिए समाज सेवा एक मिशन था, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। खादी का प्रयोग हो या चरखे से सूत काटने का काम हो, यानी जो एक सचमुच जिसको कहना चाहिए एक मानवता का जो प्रबल पक्ष है समाज सेवा का, उसको गांधी जी ने एक मिशन के रूप में इस्तेमाल किया था, लोगों के बीच में ले गए थे। लेकिन आजादी मिलने के बाद जैसे जैसे
उस पीढ़ी के लोग या कहिए गांधीवादी धीरे धीरे कम होते गए, नई पीढ़ी आती गई। उनके लिए गांधीवाद या समाज सेवा एक तरह से कैरियर बनाने का माध्यम बन गया। और ख़ास तौर से इस उदारीकरण के दौर में, जब ये वैश्विक स्तर पर जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था और जब पूरे विश्व भर में जो हमारी साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जो कि उत्पादक देशों में जिनका कि नाम अव्वल दर्जे पर होता था और तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध थे, उन लोगों ने किस तरह से इस देश की जो गरीब जनता है उसके बीच में अपने जो उत्पादन हैं उनको बेचने के लिए किस तरह से उसकी यानी अपने उत्पादों को खपाने की आड़ में जिस तरह से हमारे इस देश में फॉरेन फंडिंग का खेल शुरू हुआ, वो हम सब जानते हैं। अगर कायदे से हम कहें कि ये जो साम्राज्यवादी देश हैं, यूरोपीय है या अमेरिकन देश हैं, वो अगर आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग जिसको कहते हैं हम, अगर वो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि उनके लिए वो आपके लिए कुछ आपको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें अपने उत्पाद खपाने हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में साक्षरता मिशन एक योजना थी, उसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यानी एक तो ये अपने आप में ही साक्षरता मिशन कम से कम मुझे शुरू से ही बड़ा संदेहास्पद कार्यक्रम लगा। मधु सक्सेना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो इस रूप में अजीब लगा कि आखिरकार शिक्षित और साक्षरता में या साक्षर में, शिक्षित और साक्षर में बुनियादी अंतर क्या है। जब हम शिक्षित की बात करते हैं, एजुकेटेड की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक विधिवत शिक्षा होती है और वो विधिवत शिक्षा जो कि स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई जाती है और लगभग व्यक्ति के एक कहना चाहिए कि 30% जो उसकी उम्र है वो शिक्षा ग्रहण करने में ही लग जाती है। जबकि इसके बरक्स अगर हम साक्षरता की अगर हम धारणा को लें तो साक्षरता सीधा सीधा सा उसका आशय यह है कि सिर्फ आदमी जो चीजें हैं उसको सिर्फ वो पढ़ना भर सीख जाए। कि मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी की कोई दवाई है, उस दवाई का नाम उस साक्षर व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। उस मिशन का कुल मिला के उद्देश्य यही था, किसी को शिक्षित नहीं करना था। और बहुत जोर शोर से इस देश में साक्षरता मिशन लागू हुआ। उसने कितने लोगों को साक्षर किया ये बात अलग है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद जो एकाएक विदेशी जो अनुदान दाता जो संस्थाएं थी, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, ऐसी बहुत सारी, नौराड है, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं रही हैं, विदेशी संस्थाएं, जिन्होंने कि हमारे इस देश में एनजीओज को बहुत बड़े स्तर पर विदेशी अनुदान दिया। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस एनजीओ संस्कृति में
इस एनजीओ की दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह के लोग शामिल होते हैं इसमें, यानी जो नरक मसीहा बनकर, जो गरीब गुरबे हैं, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनके पास जो साधनहीन हैं, उनको ये जो सपना दिखाया जाता है कि हम आपको गरीबी से आपका उसको निकाल कर हम आपको बेहतर जिंदगी देंगे, तो मैं उनको नरक का मसीहा, मैंने ये शीर्षक दिया कि किस तरह से गरीबी भी कुछ लोगों के लिए किस तरह से एक उत्पादन हो सकता है। यह अपना आप में बड़ी मजेदार चीज है। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि इस दुनिया में किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। मित्रों, मेरा ये अपना ये मानना है कि एनजीओ की दुनिया में 3 तरह के लोग शामिल हैं सबसे ज्यादा। पहले वो जो एक जमाने में हार्डकोर मार्क्सवादी या वामपंथी हुआ करते थे, यानी वो लोग जो कभी जन आंदोलनों की अगुवाई करते थे, आज सबसे ज्यादा एनजीओ की दुनिया में वो लोग शामिल हैं। दूसरे लोग वो हैं एनजीओ की दुनिया में जो एक समय विशुद्ध गांधीवादी हुआ करते थे, जिनके लिए समाज सेवा एक मिशन था। लेकिन इसी आर्थिक उदारीकरण के बाद जब इफरात में जब फॉरेन फंडिंग इस देश में बंटना शुरू हुआ, तो उन लोगों ने भी समाज सेवा के नाम पर अपनी एनजीओज या कहिए स्वयंसेवी संस्थाएं बना ली। और जो तीसरी किस्म है, वो तीसरी किस्म है अंबेडकरवादियों की, यानी मार्क्सवादी या वामपंथी और गांधीवादियों के साथ साथ अब अंबेडकरवादी भी इस एनजीओ की दुनिया में कहना चाहिए कि पूरी तरह से डुबकी लगा रहे हैं। और मजेदार चीज यह है कि जब बंटवारे का मामला आता है फॉरेन फंडिंग को लेकर, इन तीनों किस्म के वर्गों में किसी तरह का कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि यह हित की लड़ाई है और हित की लड़ाई हमेशा एक दूसरे को जोड़कर रखती है। उसमें कोई वैचारिक टकराहट नहीं होती, कोई आपसी मतभेद नहीं होते हैं। तो इस तरह से यह उपन्यास लिखने का जब मैंने ये इसके बारे में सोचा, तो मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि किस तरह से इस दुनिया के लोग दक्षिण एशियाई देशों में, खासतौर से जैसे आप भारत कहिए, श्रीलंका कहिए, बांग्लादेश कहिए, पाकिस्तान कहिए, नेपाल कहिए, ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं जहाँ की आबादी के साथ साथ, आबादी के दबाव के साथ साथ गरीबी बेहद है, उन देशों में सबसे ज्यादा इस संस्कृति का कहना चाहिए कि विस्तार हुआ। और इसका सबसे बड़ा भारतीय समाज में असर यह हुआ, इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि आपको मित्रों याद होगा कि एक जमाने में अगर गैस के सिलेंडर की कीमत साल में एक आध बार 10 रुपए भी बढ़ती थी, तो हमारे जो जन आंदोलन
जन आंदोलनों की जो अगुवाई करने वाले लोग थे वो जनता को लेकर सड़कों पर महंगाई का विरोध करने के लिए आ जाते थे और सरकारों को इस बारे में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था। आज आप देखिए, मैं आज ये खबर पढ़ रहा था कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास है, यानी 1 लीटर की कीमत। जो गरीबों के लिए जो गैस सिलेंडर जिसकी की सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी लगभग समाप्त कर दी गई है। धीरे धीरे अब एक मजेदार चीज ये देखिए कि जो इधर इन दिनों किसान आंदोलन अपने चरम पर है, अगर हम उस दृष्टि से इसको देखें तो आप कल्पना करिए कि वही साम्राज्यवादी शक्तियां, जो यूरोप और अमेरिका की शक्तियां, जो फॉरेन फंडिंग के माध्यम से इन जन आंदोलन के अगवा करने वाले जो प्रतिनिधि हैं या थे, उनको इन्होंने फॉरेन फंडिंग के माध्यम से उनकी एनजीओज को मोटी मोटी फंडिंग करने के बाद उनको एक तरह से जन आंदोलन करने से रोक दिया। अब यही आप ये चीज देखिए कि इस देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में जिस तरह की चीजें हो रही है, और उस आड़ में आप ये देखिए कि चाहे वो तेल की कीमतें रही हों, जैसे मैंने सब्सिडी का जिक्र किया, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर कि आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर इस देश में वो भावना, जन आंदोलनों की भावना जो आज से 2.5-3 दशक पहले थी, अगर वो आज होती तो जो पिछले 1-1.5 महीने से या 2 महीने के करीब होने को आ रहे हैं ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो शायद इतना लंबा नहीं खिंचता। क्योंकि हम ये सब मानते हैं कि किसान है, मजदूर है, इनका कोई धर्म मजहब नहीं होता है। किसान किसान होता है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। यही हालत मजदूरों की है कि वो मजदूर आपको हिंदू भी उसी तादाद में मिल जाएंगे, मुसलमान भी उसी तादाद में मिल जाएंगे, और दूसरे धर्मों के लोग भी मजदूरी करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इनका कोई मजहब या धर्म नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि इस आंदोलन को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे कुछ संपन्न और जो मध्यवर्गीय जो एक वर्ग है, मध्यवर्गीय जो लोग हैं, उनकी आप राय सुनेंगे तो आपको सुनकर हैरानी होगी। उन लोगों को जिन्होंने ये नहीं पता कि गेहूं कैसे उगाया जाता है, गेहूं मार्केट में कैसे आ जाता है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ आशीर्वाद या पतंजलि का आटा मॉल से लाते हैं, उतना ही लाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। ये सब चीजें मित्रों, बहुत ही मेरा कहना चाहिए कि इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा अपना ये मानना है कि शायद इतना बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन कहिए, क्योंकि जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी यही काम होता था, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। लेकिन आज आप देखिए कि उस तरह के जन आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे, मैं इसको एक उदाहरण के रूप में, इसको अन्यथा आप ना जोड़कर देखें, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि मेरे जानकारी में सालों के बाद ये एक ऐसा बड़ा प्रदर्शन, एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से है। यानी अगर हम ये कहें कि अगर ये, अब इसके देखिए दोनों प्रभाव हैं कि ये सफल होता है तो इसका क्या प्रभाव होगा हमारे भारतीय राजनीति और समाज पर, और ये असफल होता है तो उसका भी क्या
असर या प्रभाव हमारे समाज और भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। मैंने ये आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। लेकिन एनजीओ की दुनिया के लिए, जैसा कि कहा जाता है, वो पहली शर्त है गरीबी। अगर इस देश में गरीब नहीं होता तो मैं समझता हूं कि ये एनजीओ संस्कृति भी शायद उसके बारे में लोग नहीं जानते। अब इस गरीबी के बारे में देखिए, बड़ी मजेदार चीज है कि महात्मा गांधी ने 1931 में गरीबी के बारे में क्या कहा था। महात्मा गांधी ने गरीबी के बारे में कहा था, जो गरीबी की आदर्श स्थिति में हैं वे दुनिया के सारे खजाने के मालिक होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह सब कुछ जिसकी तुम्हें जरूरत है तुम पाओगे, यानी गरीब रहते हुए। अगर तुम्हें खाने की जरूरत है, खाना तुम्हारे पास आ जाएगा। यह गरीबी के बारे में महात्मा गांधी का कहना था। इसी तरह गरीबी के बारे में भारत रत्न मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी नहीं है सिस्टर निर्मला। मदर टेरेसा के बाद उन्हीं को मदर टेरेसा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उनका गरीबी के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि गरीबी ईश्वर का उपहार है और हमेशा बनी रहेगी। अगर दुनिया से गरीबी खत्म हो जाए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमसे मतलब है एनजीओ की दुनिया से, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, इसलिए एनजीओ संस्कृति जिस तरह से विस्तार इस देश में हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान इस देश की जो गरीब जनता है, जो वंचित और उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए यह हुआ है कि उसके हक की बात अब कहने वाले उस तरह के मसीहा नहीं रहे। अब जो मसीहा हैं वो मसीहा वो हैं कि जो सरकारी और जो विदेशी अनुदान है, जो उसका पैसा आता है, किसी को ये नहीं पता चलता कि उस पैसे का कैसा इस्तेमाल किया गया है, कहां नहीं किया गया है। यानी स्वयंसेवी संस्था, जिसको कि हम इसको दरअसल कुछ अरसे पहले तक हम इसको स्वयंसेवी संस्था ही कहते थे, एनजीओस को, लेकिन अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन का हम नाम देते हैं। गैर सरकारी संगठन। आप ये देखिए कि इस नाम में भी कितना भारी पेच फंसा हुआ है कि संगठन तो है ये, लेकिन गैर सरकारी है। सरकारों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है इन गैर सरकारी संगठनों पर। इसलिए जो चतुर सुजान जो इनके जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, आप कभी उनका रहन सहन देखिए, उनकी कार्यशैली देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो यह दुनिया ऊपर से जितनी साफ सुथरी दिखाई देती है, वैसी साफ सुथरी है नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि सारी स्वयंसेवी संस्थाएं या गैर सरकारी संगठन एक जैसी होती हैं। इस देश में बहुत सारी गैर सरकारी संगठन बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा है, लेकिन अच्छाई तो हर आदमी जानता है। उनके भीतर क्या होता है, उनके भीतर की दुनिया कैसी होती है, उसको दिखाने का मेरा इसमें उद्देश्य था। और इस संस्कृति ने, एनजीओ संस्कृति ने हमारे यहां किस तरह से वैचारिकता का क्षरण किया है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है।
अब वो जमाने गए कि जब लोगों की उम्र वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते बीत जाया करती थी। अब ऐसा नहीं है, और शायद उसी का कारण है कि जो लोग इस तरह से जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे एनजीओ की दुनिया में प्रवेश करने लगे। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो व्यक्ति अभाव की जिंदगी जीता है, अभाव उसके लिए एक अभिशाप की तरह होता है। इसलिए उसे जैसे ही, अगर समझदार आदमी है अगर मैं कहूं, तो जैसे ही उसे मौका मिलता है उस अभाव की पूर्ति वो दूसरे तरह से करने की कोशिश करता है, और एनजीओ की दुनिया उसके लिए सबसे आसान और सबसे, कहना चाहिए कि सबसे अच्छा एक सुरक्षित इलाका है। मैं जब इस उपन्यास के बारे में मैं जब कुछ सामग्री या इस पर जब काम करने की सोच रहा था, तो मैं ईमानदारी की बताऊं, मेरे सामने इस तरह के केस आए कि मैं जिन्हें देखकर खुद भी थोड़ा सा हैरान होता था। क्योंकि मेरी जो सेवा रही है संयोग से, वो मैं उस तरह के संस्थान में काम कर चुका हूं कि जिसका कि काम इन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देना होता था। मैं लगभग 8-10 साल तक एक ऐसे कार्यक्रम का, मैं कहना चाहिए कि उसका अधिकारी रहा हूं कि जिसमें कि इस तरह से हर वर्ष अनुदान दिया जाता है। और किस तरह से वो अनुदान, कितना जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, जो उन स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, उनका कितना सही रूप में इस्तेमाल होता है, शायद हम सब जानते हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद है, कि अगर 1 रुपए में से 10 पैसा भी अगर लाभार्थियों को अगर पहुंच जाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो सरकारी सिस्टम है वो बड़ा विचित्र है। यानी वहां एक अजीब सी धारणा ये बनी हुई है कि वहां बगैर कुछ लिए दिए काम नहीं होता। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि मैं जब अपने एक उपन्यास पर काम कर रहा था, सुर बंजार, जो कि हाथरस शैली की हाथरस शैली नौटंकी की कदाकारा पर है, तो उन्होंने, हुआ क्या कि एक संस्कृति मंत्रालय से उन्होंने एक प्रोग्राम चलाने के लिए उसमें आवेदन दिया, और उनका वो आवेदन स्वीकार हो गया और उनको कुछ ग्रांट मिली, अनुदान मिला। अनुदान का एक कहना चाहिए कि एक व्यवस्था ये होती है, उसको देने का एक तरीका ये बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको जितनी ग्रांट सैंक्शन हुई है, स्वीकृत हुई है, उसका 50 या 75% आपको सीधा रिलीज कर दिया जाता है, निर्गत कर दिया जाता है। लेकिन जो बाकी का 25% है, प्रतिशत है, 10% जो भी है अंतिम किस्त के रूप में, वो तब आपको दी जाती है जब आपके उसके लिए ऑडिट अकाउंट्स, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको उपयोगिता प्रमाण पत्र कहते हैं, कि भाई आपको जितना पैसा सैंक्शन हुआ था आपने सारा खर्च कर दिया है। क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है किसी भी गैर सरकारी संगठन से कि जितने का अनुदान है उसकी एक मैचिंग ग्रांट होती है, कि वो पहले अपने उसमें से 10 या 15% खुद खर्च करे, और जब वो उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे वो, तो उसके लिए फिर वो कहना चाहिए कि उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करे, और उसके बाद वो बाकी का पैसा रिलीज किया जाता है। बैलेंस जो है वो तब दिया जाता है। तो जब मैं उन पर ये काम कर रहा था, और चूंकि मैं इसी था, तो जो मेरे उपन्यास सुर बंजारे की जो नायिका है, वे थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, उनको ग्रांट मिल गई, लेकिन ग्रांट तो आसानी से सैंक्शन हो गई और 75% मिल भी गई। लेकिन
जो बाकी बचा हुआ बैलेंस था, असली खेल वहां होता है। और उस खेल किस तरह से किया जाता है कि आपने सब कुछ कागज जमा करा दिए, जैसा उन्होंने मांगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है। और अगर आप, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने दिया तुरंत आपको बाकी का पैसा मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए अगर आप 2 महीने बाद पूछेंगी तो आपसे कहा जाएगा कि वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सरकारी व्यवस्था में एक बड़ी अजीब चीज है कि वहां चीजें बहुत जल्दी गायब होती हैं। भले ही आप किसी से ये दस्तखत करके ये रिसीट कर उनको दे दें कि हमने ये प्राप्त किया, लेकिन 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद पता चलेगा कि वो कागज गायब हो गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो कृपया करके आप दोबारा जमा कराइए। अब दोबारा जमा कराने के बाद, क्योंकि वो अकाउंट जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा बनवाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पहले आपने पैसे देकर चार्टेड अकाउंटेंट से वो ऑडिट अकाउंट्स तैयार कराए, अब पता चला कि वो गायब हो गए, तो आप दोबारा देंगे तो फिर वो चलेगा। यानी हालत ये हो जाती है कि जो बकाया जो अनुदान है उसको प्राप्त करने में जो नाको चने चबाए जाते हैं। मित्रों, मैं उस व्यवस्था में रहा हूं, मैं देख चुका हूं। और अंततः उसको इसके लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसको कि ग्रांट स्वीकृत हुई है 75%, जिसको कि रिलीज भी हो गया है, कि वो किसी न किसी चैनल से जो बकाया ग्रांट है, मान लीजिए कि आपको 4 लाख की ग्रांट आपको सैंक्शन हुई और 3 लाख आपको मिल गए। अब 1 लाख जो बैलेंस है, उस बैलेंस में से उनको इस तरह से मजबूत ऐसी स्थितियां बना दी जाती हैं, उनको इस तरह से विवश किया जाता है कि वो किसी न किसी चैनल से, किसी न किसी माध्यम से उस जो संबंधित अधिकारी जो होता है उसके साथ उसको ये मैसेज संदेश भिजवा दिया जाता है कि भैया तुझे कितना चाहिए उस बैलेंस में से। जिसने ये काम कर दिया उसका फटाफट वो रिलीज हो जाता है, वरना आदमी चक्कर काटते काटते, कहना चाहिए कि कितना हताश और ये निराश करने वाला एक प्रक्रिया होती है, मैं इसको भली भांति जानता हूं। तो ये जो एनजीओ की दुनिया है, ये इस तरह की जो खेल हैं, इस एनजीओ की दुनिया में इस तरह के बहुत होते हैं। तो मित्रों, मैं चाह रहा हूं कि आज अपने इसी उपन्यास से कुछ अंश आपको सुनाए जाए, ताकि आपको एक वानगी के रूप में पता चले कि ये उपन्यास किस तरह का है। लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को जो जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सूचना कहिए या खुशखबरी कहिए, मैं देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मेरा नया उपन्यास शाया हुआ है, प्रकाशित हुआ है। अभी परसों ही मुझे, यानी 22 तारीख को मुझे उसकी लेखिकीय प्रतियां प्राप्त हुई हैं। और यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, नवा उपन्यास है मेरा। और इस उपन्यास का शीर्षक है खानजादा। ये मैं आपको, ये अगर आप सीधा देख पा रहे हैं इसको, तो ये उसका आवरण है, ये पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन से ये अभी पेपरबैक संस्करण इसका आया है। और इस उपन्यास की जो कीमत है वो 399 रुपए है। यानी बाटा ने इस देश में एक चीज बहुत अच्छी तरह कर दी कि जो मनोविज्ञान है ग्राहक का, उसको उसने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया कि 399
और 1 रुपए के चक्कर, अगर वो 1 रुपया और जोड़ देता है कोई, तो सीधा 400 का, तो एकदम 400 का, अच्छा 400 है, ये मनोविज्ञान है ये। लेकिन आप ज्यादातर बाटा के अगर उत्पादक हैं, खासतौर से जूते, तो उनकी कीमत इसी तरह से होती है, 299, 399, 499, यानी राउंड फिगर में उनकी कीमत नहीं होती। तो यह उपन्यास लगभग 392 पृष्ठों का उपन्यास है, लगभग 400 पृष्ठों का उपन्यास है। खानजादा, यानी इस उपन्यास का शीर्षक है खानजादा। यह उपन्यास जनसुलभ पुस्तकालय ने इसके लिए बधाई दी है। और मधु सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा कृष्ण खत्री जी पोखरण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये खुशी आपसे साझा करना चाहता था कि मेरा ये नया उपन्यास आया है। यह उपन्यास खानजादा दरअसल तुगलक, सैयद यानी सादात, लोदी और मुगलों से लोहा लेने वाले मेवातियों की गाथा है। खानजादा उपन्यास, और खानजादा चूंकि एक खिताब था जिसको कि अमीर तैमूर ने 14वीं सदी में मेवातियों को प्रदान किया था। तो यह उपन्यास अमेज़न पर उपलब्ध है। जो मित्र हमारे इसको पढ़ना चाहें या इसको मंगाना चाहे, स्वागत है। क्योंकि एक लेखक के लिए ये बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक प्रोत्साहन करने वाला होता है कि पाठक उसकी रचनाओं को खरीदें, पढ़ें और उस पर अपनी राय दें। तो मित्रों, ये उपन्यास खानजादा इस वक्त उपलब्ध है, और कभी भविष्य में इस पर मैं अर्पण जी से कहूँगा कि चूंकि ये नया नया उपन्यास आया है, तो इस पर भी एक चर्चा अगर की जाए, तो चूंकि ये नया उपन्यास अभी नया नया आया है, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं इसका एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं। ये अंश उस घटना से प्रेरित है, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, कुछ वर्षों पहले तक आदिवासियों की पैदल यात्रा हर वर्ष निकलती थी ग्वालियर से। आदिवासियों का जो सैलाब होता था, वो इस पैदल यात्रा में शामिल होते थे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये पैदल यात्रा के मजदूरों की, किसानों के, ये जब ये इसमें हर वर्ग के लोग होते थे, तो जब ये दिल्ली की तरफ आते थे, तो आगरा के पास आते आते ये पैदल यात्रा की जो अगुवाई करने वाले नरक मसीहा, या जिनकी बड़ी बड़ी एनजीओस जो इससे जुड़े हुए हैं, अचानक आगरा के पास आते आते उनका सरकार से समझौता हो जाता था। अब उसके बाद जो हमारा भारतीय मीडिया, ये भी बड़ा विचित्र है, यानी वो पूरी रिपोर्टिंग आपको दिखाएगा, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन उसके बाद उस यात्रा में शामिल किसान और आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ बिला जाते हैं, उनकी वापसी की कोई खबर नहीं आती है। तो अब देखिए, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये अंश आप कल्पना करिए, आपके सामने दृश्य देखिए कि वो पैदल यात्रा आ रही है दिल्ली की तरफ। शाहराह-ए-आजम
यानी बादशाही सड़क अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड और आज का राष्ट्रीय राजमार्ग 2। 16वीं सदी में शेरशाह सूरी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के इसी सबसे पुराने और सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूर तक फैला विशाल नदी सा सैलाब, यमुना नदी के किनारे हर हराता एक ऐसा जन सैलाब जिसका न कोई ओर है न कोई छोर। सर्वहारा फाउंडेशन का अध्यक्ष, सर्वहारा फाउंडेशन, इसे इन एनजीओ के नाम बड़े विचित्र होते हैं। ट्रस्ट, फाउंडेशन, महिला विकास मंच, आप इन चीजों से परिचित हैं। तो इसमें एक एनजीओ का नाम है सर्वहारा फाउंडेशन। सर्वहारा फाउंडेशन का अध्यक्ष कबीर की अगुवाई में रंग बिरंगे परिधानों में लिपटे उदास आंखों में उम्मीद की लौ लिए सत्याग्राहियों के जत्थे, गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा जैसी सदा नीरा नदियों के नाम पर बने जत्थे बेहद अनुशासन के साथ मंथर गति से अपने मंजिल की ओर बढ़े आ रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन द्वारा कथित दान के नाम पर भेंट की गई वातानुकूलित फोर्ड कार में आगे आगे बापू के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे गाते उसी कबीर की अगुवाई में, जो विवाह पूर्व सानिया पटेल के साथ इस एनजीओ की दुनिया में आए तो थे कुछ समय के लिए, लेकिन यहीं के होकर रह गए। कामरेड सोहनलाल प्रचंड जैसे खांटी कम्युनिस्ट के प्रिय शिष्य की अगुवाई में, जिसके पास एनजीओ के सिवाय कोई बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन इसी विकल्प के बूते आज वह देश की राजधानी में व्हाइट हाउस अपार्टमेंट जैसी महंगी सोसाइटी के एक ऐसे सुखी संपन्न घर का मालिक है जहां नरसिंह मेहता द्वारा रचित एक अमन का कोरस 24 घंटे सुनाई देता है। जहां भी शाम होती है वहीं यह सैलाब रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है। गहराते धुंधलके के साथ ही जगह जगह थकी मांदी अलसाई लहरों के बीच अस्थाई भट्टियों पर चढ़े बड़े बड़े भगोनों से कहीं दाल भात के भीने भपारे उठ रहे होते हैं, तो कहीं तली जा रही पूरियों की कढ़ाइयों से तेल की झल उफन रही होती है। देर रात तक चारों ओर रेत पर छिटकी चांदनी में कहीं किसी ठहरी हुई नदी के पाट से ढोला मारू का स्वर सुनाई देता है, तो कहीं उदास किनारों से आला की जाबाजी के किस्से रात के सन्नाटे को तोड़ रहे होते हैं, यानी जहां ये रात को विश्राम करते थे। कहीं चांदनी में भीगे भौसला शासन काल की लोकप्रिय गम्मत में मदहोश पांव थिरकते नजर आते हैं, तो किसी नदी के सिरहाने दफड़ा, डमरू, मोहरी, मंजीरा व चिकारा की धुन पर कोई नाचता दिखाई दे रहा होता है। कहीं रंगीन धोतियां, चिड़ियों के पंख से सुसज्जित पगड़ियां, कौड़ियों के पट्टों से ढकी चौड़ी छातियां, झावों से पटे पांव डंडारी नृत्य में मस्त नजर आते हैं, तो कहीं दंडामी मड़िया नृत्य के नर्तक तिडुडु की धुन पर नाच रहे होते हैं, यानी आदिवासियों के ये लोक नृत्य हैं। लोक कलाओं के ऐसे विहंगम और मनोरम दृश्य खेत खलिहानों या मेले उत्सवों से अधिक अब हमें या तो साल में कभी कभार राजपथ पर दिखाई देते हैं या फिर ऐसी पदयात्राओं के नाम पर जुटाई गई भीड़ में। छोटे छोटे समूहों में बटे सत्याग्रहों के शरीर से उठती दुर्गंध और जगह जगह औंधे मुंह पड़े बर्तनों में बसी गंध का पीछा करती खबरिया चैनल की एक संवाददाता एक ऐसे बिहड़ में उतर गई जिसकी ऊबड़ खाबड़ दीवारों से टकराते हुए रह रहकर किसी कारुणिक गीत के अस्फुट शब्द कानों में पड़ रहे थे। चांदनी को भेदती संवाददाता उसी जगह जा पहुंची। तेज तर्रार संवाददाता ने बिना कोई बाधा डाले अपने कैमरा पर्सन को चुपचाप कुछ निर्देश दिया।
समझ गया उसका सहयोगी और तुरंत अपना कैमरा चालू कर दिया। कैमरा अभी चालू ही हुआ था कि पंडाल के कोने से आता करुणा में भीगा स्वर किसी अपरिचित आहट से थम गया। क्या हुआ? गाइए ना। कोने में सिमटी सत्याग्राही ने कोई जवाब नहीं दिया। देता भी कैसे? वह तो ऐसे ही मन हल्का करने की गरज से गुनगुनाते हुए खुद से अपना दुख बांटने की कोशिश कर रही थी। घबराइए नहीं, गाइए, मैं भी सुनना चाहूंगी इसे। चुपचाप संवाददाता सत्याग्राही के पास जाकर बैठ गई। मित्रों, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस में, एक मिनट, अभी कुछ सेकंड में। यार कब चिल्ला है नहीं। मित्रों, माफी चाहता हूं, थोड़ा सा व्यवधान था तो मैं घबराइए नहीं, गाइए, मैं भी सुनना चाहूंगी इसे। चुपचाप संवाददाता सत्याग्रही के पास आकर बैठ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद करुणा में भीगा वही स्वर धीरे धीरे आसपास छाई निस्तब्धता में घुलने लगा। कौन चिरैया मोर सुख सोवई दिदिया, कौन चिरैया जागत रात, मोर सोवना कौन चिरैया जागत रात, बरही चिरैया सुख सोवे निदिया ओ सुवना। ससुराल की व्यथा के बेड़े पर सवार होकर नदी किनारे आए अपने भाई को अपना दर्द सुनाती बहन की सिसकियों से गहराती चांदनी ओस से भीगी धूप की तरह गीली होती चली गई। संवाददाता ने किसी भी तरह के कृत्रिम प्रकाश का सहारा नहीं लिया, बल्कि चारों ओर फैली चांदनी और थोड़ी दूर अधबुझी भट्टी से रह रहकर उठती लौ के उजास में भीगे चेहरे से उपजी व्यथा को दिखाते हुए कह रही है। यह थी छत्तीसगढ़ी आदिवासी लोकगीत सुआ की छोटी सी झलक। एक ऐसा गीत जिसमें नारी मन की वेदना और दुख समाया हुआ है। इस गीत में एक भाई अपनी बहन को घर ले जाता है और अपनी लाडली बहन से उसका दुख पूछता है। इस गीत के माध्यम से एक बहन ने अपने मन की उसी व्यथा को व्यक्त किया है जो हर बहन की व्यथा होती है। आज यही लाडली बहन अपने अधिकारों के लिए अपने भाई के साथ दिल्ली कूच कर रही है। इसके बाद संवाददाता एक 65-70 वर्षीय सत्याग्रही के पास आकर बैठ गई। माँ जी, मैं आपका नाम जान सकती हूं? कांताबाई, बुजुर्ग सत्याग्रही ने कांपती आवाज में उत्तर दिया। आपके परिवार से इस सत्याग्रह में आपके साथ और कौन कौन आया है? मेरो मर्द और मेरा बेटा बहू। आपको पता है आप इस सत्याग्रह में क्यों आई हैं? ये संवाददाता पूछ रही है उस बुजुर्ग महिला से। अपना हक लेबे? बुजुर्ग कांताबाई ने जवाब दिया। और अगर हक ना मिला तो? संवाददाता ने पूछा। हमारी धरती तो छिन गई, अब जा देह को का करें? नेक नेक करके मरबे हैं ते तो अच्छा है कि एक बरी मर जावे। अपने इस हक के लिए आपके बेटे बहू आ सकते थे, आप क्यों आई हैं इतनी उम्र में? संवाददाता ने पूछा। बेटी, हम ही क्या करते गांव में पड़े पड़े, शहर में थोड़ी बहुत मजूरी तो मिल जाएगी। तो यह है बुजुर्ग कांताबाई जो अपने हक के लिए इस जनाधिकार सत्याग्रह में पैदल चलकर आई है। यही कांताबाई कभी अपने जंगल, जल और जमीन की मालिक थी, लेकिन आज इसका सब कुछ छिन गया है। आज ये दाने दाने को मोहताज है। इस सत्याग्रह में ऐसे कितने हैं
जिनके तन पर कपड़े तो दूर, पांवों में चप्पल तक नहीं है। ये देखिए, पांवों में फपोले पड़ जाने के बावजूद दिल्ली के लिए कूच करने वाले इस सत्याग्रही ने हार नहीं मानी है। कांताबाई के बगल में बैठी एक अधेड़ सत्याग्रही द्वारा अपने पैरों की सिकाई करते देख संवाददाता ने उत्साहित होते हुए कहा। और वो देखिए, वो है बांस वाले सत्याग्रही रामवचन प्रजापति। पता नहीं आप लोगों को ये याद है कि नहीं, उस सत्याग्रह में रामवचन बांस वाले प्रजापति बहुत मशहूर हुए थे। ये इन बांसों पर चल कर आ रहे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी, ये इन बांसों पर ही अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। इसके बाद संवाददाता थके मांदे लसपस्त बेसुध पड़े सत्याग्रहों को लांघ कर ये कहते हुए आगे बढ़ जाती है, अब हम आपको इस जनाधिकार सत्याग्रह के प्रेरक कबीर के पास लिए चलते हैं और देखते हैं सत्याग्रह की कहानी कबीर की जुबानी। इसके बाद चैनल आईडी अपने संवाददाता के साथ एक विशिष्ट तंबू के बाहर का दृश्य दिखाते हुए धीरे धीरे उसमें दाखिल हो गया। लगभग सारी जन सुविधाओं से लैस इस विशिष्ट तंबू में हल्के कत्थई रंग के एक फैब इंडिया कुर्ते की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड से खेल रही हैं। आंखों पर चढ़ा चश्मा उसके स्क्रीन पर चिपका हुआ है। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सानिया ने बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी। सानिया से ने बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी। लैपटॉप से नजरें हटाते हुए फैब इंडियाई चश्मे ने बेहद महीन मुस्कान बिखेरते हुए चैनल आईडी का स्वागत करते हुए कहा। सानिया जी दिखाई नहीं दे रही हैं? तंबू को बारीकी से खंगालते हुए पूछा चैनल आईडी ने। बगल के पंडाल में आराम कर रहे हैं। थकावट के चलते थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। 1 मिनट, मैं उसे भी बुला लाता हूं। इतना कहे कबीर उठकर बाहर चला गया। इस बीच ट्राइपॉड पर कैमरे ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर बाद कबीर वापस आया तो साथ में सानिया भी थी। सचमुच एकदम थकी मांदी जैसा उसे बताया गया था। उन दोनों के आते ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कबीर जी, ये संवाददाता अब पूछ रही हैं सर्वहारा फाउंडेशन की मुखिया कबीर से। कबीर जी, सर्वहारा फाउंडेशन की इस जनाधिकार सत्याग्रह यात्रा का मकसद क्या है? कबीर ने पहले एक गंभीर मुद्रा अपनाई, फिर बेहद सदे हुए शब्दों के साथ जवाब दिया। इस सत्याग्रह का असली मकसद उन दलितों और आदिवासियों को हक दिलाना है जो अपनी जमीन से हाथ धो चुके हैं। तो क्या सरकार इसके लिए राजी हो जाएगी? सरकार से मेरी बात चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरी बात मान जाएगी। अगर सरकार इन वंचितों और भूमिहीनों के इस अहिंसक संघर्ष को नजरअंदाज करती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यही लोग कल को आत्महत्याएं करेंगे या किसी की हत्या करने को मजबूर होंगे। हम गांधी के बताए रास्ते पर चलकर इसलिए यह अहिंसक संघर्ष कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि गांधी का तरीका ही एक कारगर तरीका है। आपके सत्याग्रह को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। पहली यह है कि आपकी एनजीओ को विदेशों से जो धन मिल रहा है उसका इस्तेमाल आप जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। मित्रों, थोड़ा सा ये जो सरकार विरोधी गतिविधियों का इसका एक आपको प्रसंग सुनाता हूं। शायद आपको याद होगा कि तमिलनाडु के कडलकोनम में जब परमाणु संयंत्र बन रहा था तो उसके विरोध में वहां के स्थानीय लोगों ने पानी में बैठकर आंदोलन किया था और ये आंदोलन एक नहीं
कई महीनों तक चला। जब ये इनका आंदोलन चल रहा था तो अचानक सरकार का इस बात पर ध्यान गया कि आखिर ये लोग जो पानी में सत्याग्रह कर रहे हैं, इनका खाने पीने का इंतजाम कौन लोग कर रहे हैं। तो जब इस बात की तह में जाया गया तो पता चला कि वहां की एक बहुत बड़ी एनजीओ, जिसको कि अमेरिका से कि एक फॉरेन फंडिंग एजेंसी से अनुदान मिल रहा था, वो उन सत्याग्रहियों के का साथ दे रहा था। यानी जो एक सवा महीने 1.5 महीने से जो पानी में उनका जो सत्याग्रह चल रहा था, तो उसका जो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, यानी खाने पीने से लेकर आर्थिक रूप से, वो एनजीओ थी। बाद में इस रहस्य का खुलासा हुआ कि वो विरोध अमेरिकी जो विदेशी एनजीओ थी, जिसका कि पैसा इस देश में एनजीओ को मिल रहा था, या उन एनजीओ में उसको जो एक वो भी शामिल थी जिसको मिल रहा था। पता चला कि उसके कहने पर उस परमाणु संयंत्र का विरोध किया जा रहा था, और वो विरोध इसलिए किया जा रहा था कि वो जो परमाणु संयंत्र था वो रूस की मदद से स्थापित किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ एनजीओज की तो बिल्कुल समांतर सत्ता होती है, सरकार होती है, यानी वो इतनी ताकतवर होती हैं और इतनी प्रभावी होती हैं कि वो चाहें तो जहां वो काम करती हैं वहां से चुनाव में वहां के एमएलए और सांसद को हरा या जिता सकती हैं। मैं जानता हूं एक ऐसी बहुत बड़ी एनजीओ को आंध्र प्रदेश में, जिसने कि एक एमपी को उसने हरवाया था। तो जो मैं ये कह रहा था इसमें, बल्कि कि आप इसका इस्तेमाल आप जन कल्याण के लिए नहीं, बल्कि माफ करें थोड़ी लाइट अब ठीक है, बल्कि सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। तंबू में एक जोरदार ठहाका गूंजा। थोड़ी सी खामोशी के बाद एक दार्शनिक वक्तव्य उछला। हजारों की तादाद में आई ये सत्याग्रह आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बावजूद इसके मेरा मानना है कि ग्लोबल विलेज की अवधारणा वाले इस वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर काम करना जरूरी है। वैसे भी गांधी विचार केवल भारतीय विचार नहीं है, बल्कि उसका एक वैश्विक संदर्भ है। आज के दौर में हर चीज के लिए हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। जो गैर कार्य सरकारी संगठन है, इनकी परिभाषा यह है कि आज के दौर में हर चीज के लिए हम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, कहीं न कहीं से तो मदद लेनी ही है। इसलिए अगर गरीबी मिटाने के लिए समान विचारों वाले संगठनों से धन लिया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? हमें तो केवल धन से मतलब है, वह कहां से आता है यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। रही बात सरकार विरोधी गतिविधियों में इसके इस्तेमाल की, इन दलित आदिवासियों के हित में कार्य करना यदि सरकार विरोधी गतिविधियां हैं तो ऐसा मैं बार बार करूंगा, कबीर ने संवाददाता से कहा। जानकारों का मानना है कि आपकी जितनी निकटता वामपंथियों से है उतनी ही दक्षिणपंथियों से भी है। इस अद्भुत संतुलन को आप कैसे बनाए और बचाए रखते हैं? संवाददाता ने एक कुटिल मुस्कान उछालते हुए पूछा। उदय भानु पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मैं बार बार करूंगा। और जानकारों का मानना है कि आपकी जितनी निकटता वामपंथियों से है उतनी ही दक्षिणपंथियों से भी है। इस अद्भुत संतुलन को आप कैसे बनाए और बचाए रखते हैं? तंबू में फैली उदास रोशनी में एक स्निग्ध मुस्कान उभरती है। देखिए, गरीबी और सेवा भाव की कोई विचारधारा नहीं होती। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करने वाला एक अहिंसक जीव हूं, इसीलिए सबसे संवाद बनाए रखने में यकीन करता हूं। मैं तो उस फक्कड़ कबीर की तरह हूं जिसके बारे में कबीर ने खुद कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में
मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा देखा गया है कि ऐसे जन आंदोलन की कामयाबी के बाद अक्सर इनका नेतृत्व अपना असली रास्ता भटक जाता है और अंततः वे भी सत्ता की लालसा में उन्हीं राजनेताओं के रास्ते पर चल निकल पड़ते हैं जिनकी वो आलोचना करते हैं। संवाददाता ने सर्वहारा फाउंडेशन के मुखिया कबीर से पूछा। यह तो मनुष्य का स्वभाव है। मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि आदमी को केवल कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए फल की इच्छा? अवश्य रखनी चाहिए। मेरी निजी राय है कि सत्ता में बिना भागीदारी के आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे भी फल प्राप्ति की अभिलाषा रखना अपने आप कोई बुराई नहीं है। इसीलिए सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है कि व्यवस्था में आपकी भागीदारी हो। एनजीओ के बारे में एक आम धारणा बन गई है कबीर जी कि ये पूंजीपतियों के दलाल के रूप में काम करते हैं। ये किसी उपयोगी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक कहना चाहिए कि एक सबसे बड़ा इनकी खासियत ये होती है कि ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, कोई चीज नहीं बनाते हैं, किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं, कि ये किसी उपयोगी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि दाता देशों के लिए केवल सेवाएं मुहैया कराते हैं। दाता देश का मतलब जो इनको फंडिंग देते हैं, विदेशी फंडिंग एजेंसीज को, उनके लिए ये केवल सेवा मुहैया कराते हैं। कौन सी सेवाएं? यहां जो डाटा है, ये जो सर्वे करते हैं अपने स्तर पर, और उस सर्वे के जो नतीजे होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, ये दूसरे देशों को ये भेजते हैं। यहां तक कि अपने निजी लाभ के लिए अपने देश की गरीबी का सौदा करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? संवाददाता ने कुरेदते हुए पूछा। कबीर ने चौंक कर देखा चैनल आईडी की तरफ। चैनल आईडी इसको कहते हैं जिसमें जो माइक होता है, जिसमें चैनल का नाम होता है। कैसे ये उत्साही चैनल आईडी कामरेड सोहनलाल प्रचंड की भाषा बोल रहा है। उसने नजरें चुराते हुए धीरे से कैमरे की तरफ देखा। एक क्षण रुककर उसने अपने डगमगाते आत्मबल को नियंत्रित किया और जैसे तैसे उत्तर दे अपना पीछा छुड़ा लिया। अच्छा, एक अंतिम सवाल हो, संवाददाता ने पूछा। तभी बीच में बज उठे मोबाइल के स्क्रीन पर उभरे नाम और नंबर को देख कबीर ने यह कहते हुए चैनल आईडी को बीच में रोक दिया। 1 मिनट सर। फिर वह कैमरे की ओर देखते हुए उसकी पहुंच से अलग होते हुए बोला, यानी मोबाइल से बात हो रही। जी सर, नमस्कार सर। सर, आगरा के पास। सर, मौखिक आश्वासन से काम थोड़ी चलना है, कोई लिखित ठोस आश्वासन होना चाहिए। नहीं सर, हम आपके अधिकारियों का आश्वासन से बेहद निराशा हुई है हमें। फिर तो सर ये पदयात्रा दिल्ली जाकर ही खत्म होगी। सर, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूं? ठीक है सर। फोन करते ही कबीर पूर्व मुद्रा में आते हुए बोला संवाददाता से, जी पूछिए। लगता है सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है, चैनल आईडी ने कुरेदते हुए इशारे से कैमरा चालू करने के लिए कहते हुए पूछा। सरकार के तैयार होने से क्या होगा? मैंने यात्रा शुरू करने से पहले खुद प्रधानमंत्री को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साथ में यह चेतावनी भी दी थी कि अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हजारों की संख्या में अपने सत्याग्रहियों के साथ सर्वहारा फाउंडेशन जन अधिकार सत्याग्रह पदयात्रा पर निकल पड़ेगा। मगर सरकार पर इस चेतावनी का कोई असर ही नहीं हुआ। सर्वहारा फाउंडेशन के मुखिया कबीर ने तमतमाते हुए कहा,
अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तब आपके पास और क्या विकल्प होंगे? पता नहीं, मुझे अचानक ये अंश मैंने कुछ सोच समझ के ऐसे निकाला मित्रों, और इस पूरे जो इसमें संवाद चल रहा है संवाददाता और उसके, और जो इसमें संवाद आ रहे हैं, मुझे बार बार बिल्कुल किसान आंदोलन से जुड़ी चीजें इसमें कुछ उनकी झलक दिखाई दे रही है। अगर आपको भी झलक दिखाई दे रही है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है एक लेखक के लिए, कि उसने बहुत पहले इन चीजों को भाप लिया होगा। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तब आपके पास और क्या विकल्प होंगे? सर्वहारा फाउंडेशन संघर्ष करता रहेगा। अपने इन वंचित और उपेक्षित भाई बहनों के लिए मेरा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। संघर्ष और संवाद दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, यानी जब तक संघर्ष है तब तक संवाद है। इसलिए संवाद बनाए रखने के लिए संघर्ष जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो संघर्ष और संवाद तथा संवाद और संघर्ष दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए हमें इसी विकल्प पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए हमें संघर्ष और संवाद के गांधीवादी रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इससे पहले कि उत्साही चैनल आईडी सर्वहारा फाउंडेशन और इस सत्याग्रह के प्रणेता को घेर घार कर बाड़े में हाथ लाती, वही मसीहाई वाक्पटुता और वाग्मिता कौशल का शिकार हो गई। सिर भन्ना गया उसका। वह संघर्ष और संवाद रूपी विकल्प के महीन फंदों में इस तरह उलझ गई, यानी संवाददाता, कि वह भूल गई कि उसे कौन सा अगला सवाल करना है। माथा पसीने से पसीज गया। कनखियों से देखा उसकी ओर जनाधिकार सत्याग्रह के प्रेरणाता ने। बमुश्किल चैनल आईडी इस बातचीत का समाहार कर पाई। दिवाकर, चलो हो गया, वाइंड अप, अपने कैमरा पर्सन को निर्देश देते हुए चैनल आईडी बोला। तंबू से बाहर आते ही चैनल आईडी ने राहत की सांस ली। जगह जगह से रात के सन्नाटे को चीर कर आते दफड़ा, डमरू, मजीरा, बोहरी, चिकारा की धुन पर चल रहे नाचा के शोर और बीच बीच में त्रिडुडु की गूंजती धुन और दूसरे वाद्य यंत्रों के बीच तंबू से थोड़ी दूर आकर चैनल आईडी रुक गया। धीरे धीरे कैमरा पर्सन के छोटे होते साये को अंधेरे में गायब हुआ दे चैनल आईडी चुपचाप तंबू के पास आ गया। तंबू के पास पहुंचते ही उसे अपना शक और अंदाजा दोनों सच साबित होते हुए दिखाई दिए। अंदर से आ रही आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही है। पति पत्नी को बातचीत को ध्यान से सुनने लगा चैनल आईडी। सरकार को तो माननी ही पड़ेगी कबीर, आज नहीं तो कल मानेगी सरकार। ये तो ठीक है सानिया, पर दिल्ली जाने के कई खतरे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आगरा, वरना ज्यादा से ज्यादा मथुरा पहुंचने से पहले कुछ समझौता हो जाए। वैसे इस सत्याग्रह के पीछे मेरी मंशा केवल सरकार को डराना भर है। तो फिर करो ना मंत्री जी से बात, सानिया ने गुस्से से कहा। मुझे भी यही लगता है कि पहल हमें ही करनी पड़ेगी। सरकार से ज्यादा उलझने में कोई फायदा नहीं है। तो फिर लगाओ फोन। सानिया की सलाह पर कबीर ने अमल करते हुए फोन लगा दिया। जी सर। हाँ सर, मैं कहां जिद कर रहा हूं सर, पूरी कमेटी का फैसला है सर। ठीक है, थोड़ा आप मेरा ख्याल रखिए, थोड़ा मैं रखता हूं। ख्याल का मतलब आप कुछ समझ गए हों। लेकिन आगरा पहुंचने तक कोई हल निकलना चाहिए। जी सर। कब पूरा हो रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर कि थोड़ा आप ख्याल रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तंबू के पिछवाड़े झिरी से देख रहे चैनल आईडी ने देखा कि जनाधिकार सत्याग्रह का प्रणेता देखते ही देखते शालीनता, विनम्रता, सहजता, बल्कि एक हद तक चापलूसी का पुतला बनता चला गया। चैनल आईडी का संदेह और पुष्ट हो गया। क्या कह रहे थे? उत्सुकता बस सानिया ने पूछा। कह रहे थे कि आप चिंता ना करें, मैं खुद आ रहा हूं पीएम की चिट्ठी लेकर। लेकिन इसमें इस तरह थैंक यू की बौछार करने की क्या जरूरत थी? सानिया बोली। अरे हाँ, एक अच्छी खबर देना तो मैं भूल ही गया। मंत्री जी बता रहे थे
कि अगले महीने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल पूरे होने वाला है। कह रहे थे कि मेरा नाम उसके लिए जोर शोर से चल रहा है। आप समझ रहे हैं चीजें दोस्तों, समझ रहे हैं? कह रहे थे कि मेरा नाम उसके लिए जोर शोर से चल रहा है। कबीर, कोशिश करो कि आगरा में सरकार से समझौता हो ही जाए। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। तो इन सत्याग्रह अनशनों का क्या, इन्हें तो जब चाहे कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सत्याग्रह के चक्कर में यह मौका हाथ से निकल जाए, यानी मेंबर बनने का। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सरकार पर बिना दबाव बनाए कुछ मिलता भी तो नहीं है। क्या पता एनएससी के नाम चलने के पीछे यही दबाव काम कर रहा हो। फिर तो और दबाव बनने दो। सानिया हुमकते हो बोली, नहीं इतना ही काफी है। मैं कोशिश करूंगा कि आगरे में ही समझौता हो जाए। कोशिश नहीं, समझौता करने में ही भलाई है। साईं बाबा पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। वैसे समझौते के समय कुर्ते की जेब में श्री साईं लक्ष्मी प्राप्त मंत्र, श्री साईं संकट मोचन मंत्र और श्री साईं चालीसा जरूर रख लेना। यानी सानिया और कबीर एक जमाने में कामरेड सोहनलाल प्रचंड, जो खांटी मार्क्सवादी थे, उनके शिष्य रहे। तो क्या सलाह देती है मार्क्सवादी? साईं बाबा पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। वैसे समझौते के समय कुर्ते की जेब में श्री साईं लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, श्री साईं संकट मोचन मंत्र और श्री साईं चालीसा जरूर रख लेना। देखना साईं बाबा हमारी मुराद जरूर पूरी करेंगे। ओफ, लेकिन उन्हें तुम्हें लाया ही नहीं। कबीर तुम भी। अच्छा ऐसा है, डॉक्टर वंदना राव, सुमन भारती और सरला बजाज भी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए कह रही है। अब क्या करेंगे वे इसमें शामिल होकर? अब तो वैसे भी समझौता हो ही रहा है। यानी नाम ये दूसरे एनजीओ के लोग हैं। आने दो, उन्हें क्या पता समझौते का। उन्हें भी हो जाने दो अंगुली कटाकर शहीद। सानिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम कल सवेरे दिल्ली निकल जाना। परसों शाम तक साथ लेकर आ जाना, और हो सकता है पद यात्रा परसों तक आगरा के समीप नजदीक पहुंच जाए। अच्छा ऐसा करना, कल फैब इंडिया से मेरे लिए 2 अंडरवियर जरूर ले आना। ठीक है, अंडरवियर के साथ ही श्री साईं लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, संकट मोचन मंत्र और श्री साईं चालीसा भी लेती आऊंगी। चलो सो जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। मैं यहीं सो जाती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि रात को और तबीयत खराब हो जाए। इतना कि सानिया वहीं जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गई। बदहवास चैनल आईडी तंपू के पीछे से निकल अपनी ओबी वैन की ओर चल दी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कई बार वे ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। एक बार उसके मन में आया भी कि दूर तलक गड़े अस्थायी पंडालों में पड़ी जिंदा लाशों को झंझोड़ते हुए जगाए और उन्हें चीख चीख कर बताए कि नींद में जिन सपनों के साथ वे अपने भविष्य की इबारत रचने के मंसूबे बांध रहे हैं, उनका सेनापति उन्हें गिरवी रख कितना बड़ा सौदा करने जा रहा है। वे बांसों पर चढ़े उस रामबचन प्रजापति को जाकर कहे कि उसके साथ कितना बड़ा छल किया जाने वाला है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये सोचकर कि अगर उसने इन उन्नीदी आंखों में उम्मीदों की लो लिए सत्याग्राहियों को बता दिया तो उसके कहे पर कौन यकीन करेगा? यकीन तो ये अपने उसी सौदागर मसीहा पर करेंगे जिसने बीच में ही इनके सपनों का सौदा करने का मन बना लिया है। सिकंदर लोदी द्वारा बसाई गई नगरी और मुगल सल्तनत की राजधानी रही आगरा की ओर उफनता मचलता जन सैलाब बढ़ा जा रहा है। उसी आगरा की ओर जहां शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम की याद में बनाए और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। लंबी और बेहद अनुशासित 2 समांतर जनधाराओं का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा है। वही ढोल नगाड़े मृदंग मोहरी मजीरा के साथ गगनभेदी नारों और गाए जा रहे बापू के प्रिय भजनों के साथ कई किलोमीटर लंबी पदयात्रा खत्म होने का नाम ही ना ले। विदेशी सत्याग्रहों के नाम पर शामिल साम्राज्यवादी घुसपैठियों के लिए तो यह दृश्य सचमुच किसी अजूबे से कम नहीं है। राजघाट को चलने वाली अखंड ज्योति से प्रज्वलित जनाधिकार ज्योति लेकर स्वयं सर्वहारा फाउंडेशन का अध्यक्ष पदयात्रा के आगे आगे चल रहा है।
भूदान यात्रा में सक्रिय रहे बुजुर्ग बालाजी, गांधी शांति प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष जयंत भाई, प्रख्यात गांधीवादी बहन बिंद्या मोदी, पुराने गांधीवादी हरिभाई, सर्व सेवा संघ के वीरेन भाई, जिसे नामचीन गांधीवादियों के झुंड से घिरी जनाधिकार ज्योति, गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव, राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही है। कबीर ने जाने किस उधेड़ बुन में था कि अचानक बज उठे मोबाइल ने उसकी तंद्रा भंग की। उसने बड़ी सतर्कता के साथ पहले अपने आसपास देखा और जैसे ही नारों और भजनों का शोर कुछ कम हुआ, बेहद दबी जबान में वह बोला, जी सर, 2 तो बज ही जाएंगे। ठीक है सर। मोबाइल बंद कर कबीर फिर से गांधी के साथ साथ कथित और तथाकथित गांधी के मार्ग पर चलने का दम भरने वाले अनुयायियों के प्रिय बन चुके उसी भजन में लीन हो गया। अभी कबीर अपनी आगामी योजना को मन ही मन मूर्त रूप देने के अंतिम चरण में पहुंचा ही था कि मोबाइल फिर से घनघना उठा। हाँ बोलो। अभी आगरा से 15 किलोमीटर दूर है, 2 तो बज ही जाएंगे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आया था। यही कि आगरा कब पहुंच जाएंगे? अभी आकर क्या करोगी? सूरत ही तो दिखानी है। कौन कौन आया है साथ? अच्छा, पर सुना है उनसे तो अब ये सत्याग्रह अनशन होते ही नहीं। फिर दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर चलकर कैसे आई हैं? यानी वो किसी के बारे में पूछ रहे हैं। इसके बाद एक ठाका गांधी के प्रिय भजन और हवा में गूंजते नारों में घुलकर रह गया। अच्छा सुनो, मेरे 2 अंडरवियर और दूसरी सामग्री लाई हो ने? ठीक है। मोबाइल बंद होते ही कबीर ने लगभग दौड़कर अपने आप से आगे निकल गए हरिभाई के हाथों में जनाधिकार ज्योति अपने हाथ में ली। कबीर के निर्निमेष भावहीन चेहरे पर पुते आत्मविश्वास और आत्मबल देख देख कर उस चैनल आईडी को हैरानी हो रही है, जो हजारों वंचितों की लौ के बुझने की पूरी पटकथा खुद अपनी आंखों से पड़ चुकी है, और जिसका मंचन अभी भूखे प्यासे नंगे बदन और पांवों में छाले पड़े सत्याग्रही अपनी आंखों से देखेंगे। चैनल आईडी ये सोच कर परेशान हो रहा है कि सत्याग्रह में शामिल गांधी के अनुयायी और अन्य समान विचारधारा वाले उन सैकड़ों संघर्षशीलों का क्या होगा, जो इस अग्निकांड में एक झूठे साये के पीछे अपनी आहुति देने कूद पड़े हैं। उसकी आंखों में रह रहकर कल्पनाओं के बदरंग चित्र बनने और मिटने लगे। उन्हीं चित्रों के बीच उसके चैनल को कि ओबी वैन हिचकोले खाती उसी ताज नगरी की ओर बढ़ी जा रही है, जहां बने एक मकबरे के बारे में किसी शायर ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तब क्या इसी नगरी में इन गरीबों का एक बार फिर से मजाक उड़ाया जाएगा? तो मित्रों, ये एक अंश था नरक मसीहा से, और इस अंश को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इस उपन्यास का जो तेवर है, जो इसका कथानक है, काफी हद तक आप लोगों की समझ में आ जाएगा। यानी नरक मसीहा भारत में तेजी से पनपती एनजीओ की संस्कृति को केंद्र में बनाकर लिखा गया ये उपन्यास दरअसल स्वयं सेवा के नाम पर या समाज सेवा का नाम पर उन्हीं दुर्भिसंधियों को कहानी कहता है, जिनके बारे में हम परिचित नहीं होते हैं या जिन्हें हम जानते नहीं हैं। अगर मैं एक अंश और सुनाता हूं, और यह अंश एक दूसरा एनजीओ से उसी तरह की गाथा है। मार्था एक्का, ये एक लड़की का नाम है, मार्था एक्का। डॉक्टर अंबेडकर दलित महिला उद्धार सभा की सुप्रीमो सुमन भारती को एक बार तो भ्रम हुआ कि यह किशोरी सचमुच आदिवासी है भी या नहीं। आप ध्यान दीजिए, मार्था एक्का आदिवासी है, और शक किसको हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर दलित महिला उद्धार सभा की सुप्रीमो को।
हालांकि इसकी कद काठी यानी ठिकना कद, सियाह रंग, चपटी नाक के साथ साथ पांवों के चौड़े पंजे और बिवाइयां इसकी साफ गवाही दे रही हैं, लेकिन इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये कौन है, ईसाई या हिंदू दलित। सुमन भारती ने किशोरी का अपनी तरफ से बेहद बारीक मुआयना किया। जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि ये पूरी तरह कठपुतली बनकर रहेगी, इसमें चंटई का लेश मात्र नहीं है, तब उसने इस पर विचार करना छोड़ दिया कि ये कौन है, यानी ईसाई या हिंदू दलित। इधर इस शुभ समाचार को सुन कि उसे जल्दी ही इस नरक से मुक्ति मिलने जा रही है, मार्था एक्का अपने मसीहा का सानिध्य पाने के लिए व्याकुल हो उठी। अकेले में जाकर वह खूब रोई। सुमन भारती जब मार्था को लेने उसके पास आई तो दौड़कर मार्था अपने मसीहा के अंक में सिमट गई। उसने तुरंत अपनी छोटी सी पोटली उठाई और अपने मसीहा के पीछे पीछे चल दी। मार्था के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। लग रहा है मानो वे हवा में झोंके खाती पत्तियों की घनी छांव तले उड़ी जा रही है। खुरदरी हथेलियों और पांवों की बीहड़ बवाइयों में जैसे ठंडे झरने बह रहे हैं। मुक्ति की शीतल कल्पना में डूबी मार्था को पता ही नहीं चला कि वह कहां से चली थी और कहां पहुंच गई है। दलित महिला उद्धार सभा के बजाय मार्था के लिए ठिकाना ज्यादा उचित रहेगा। ये सोच सुमन भारती उसे भारती निवास ले आई, यानी संस्था के ऑफिस के बजाय अपने घर। रसोई के बगल से ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे पड़े कबाड़े को हटा मार्था के रहने की जगह बना दी गई। जगह क्या, महज पैर पसारने भर की जगह मुहैया करा दी गई उसे। अपने लिए इस स्वर्ग में एक निश्चित जगह पा मार्था को लगा मानो वह इस दुनिया का सबसे सुखी प्राणी है। दूर तलक फैले अनंत खुले मैदान में वह जैसे फिर से लौट आई। अपने पीछे छोड़ आए खुले आकाश में वह फिर से उड़ने लगी। पांव पसारने भर के छोटे से स्वर्ग में बिछी पतली चटाई पर पहली रात जैसी नींद आई। मार्था को याद नहीं कि ऐसी नींद उसे इससे पहले कब आई थी। महीने भर में सुमन भारती के फैसले पर खरा उतर मार्था एक्का ने जल्दी ही भारती निवास में अपनी पुख्ता जगह बना ली। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी दिनचर्या अल सुबह कब शुरू होती और रात को कब खत्म होती। मगर मार्था अब कुछ परेशान रहने लगी है। जब पूरा भारती निवास गहरी नींद में अपने सपने में खोया रहता है, तब सबसे आखिर में सोने वाली मार्था सीढ़ियों के नीचे अपने पांव पसारने भर के स्वर्ग में खुद से जद्दोजहद कर रही होती। पता नहीं आज कहां जाना है। उसे तो सबके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर अपने मसीहा के साथ चलने का हुक्म मिला है। लगभग 1 घंटे बाद मार्था जहां पहुंची, वहां की गहमा गहमी देख वह समझ गई कि यहां कोई उत्सव है। आइए सुमन जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। दरवाजे से हटते हुए एक परिचित से चेहरे ने स्वागत सा करते हुए कहा। मार्था इस चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी कि आखिर इसे देखा कहां है। मार्था, पहचाना मैडम को? इससे पहले कि मार्था एक्का कोई उत्तर देती, उसकी मुश्किल खुद ही हल हो गई। अरे, ये वही मौर्य मैडम है जो उस दिन भी हमारे साथ तुझे लेने आई थी। इन्हीं की बेटी की शादी है। हाँ, पहचान लिया। मार्था ने मुस्कुराते हुए मुंडे हिलाई। सुमन जी, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। अच्छा, 1 मिनट, पहले मैं इसको इसका काम बताती हूँ, फिर फुर्सत से बातें करेंगे। तब तक सानिया भी आ जाएगी। उनसे भी कहा है कि 1 आध दिन के लिए अपना नया नौकर दे दे मुझे। लो, सोनिया भी आ गई। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। ऐसा करती हूँ, पहले मैं इन दोनों को काम पर लगाती हूँ। इतना कि मिसेज मौर्य, मार्था एक्का और सानिया पटेल के नौकर अर्थात दान में मिली बछिया यानी 2 जून की रोटी के बदले मिले सेवक भरत को लेकर बाईं तरफ पट गई। इस बीच मार्था एक्का और भरत की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों की आंखों में जैसे टूटे हुए सपनों का ज्वार टूट पड़ा, उमड़ पड़ा। ऐसा करिए, दोनों मिलकर निपटा दो सारा काम। दोनों को काम बताकर मिसेज मौर्य वापस लौट आई, परंतु उल्टे पांव लौटते हुए बोली, मार्था,
भरत को मैं बाहर के कामों में लगा देती हूँ, यहाँ का तू निपटा। रसोई में झूठे बर्तनों के ढेर को देखते ही मार्था को चक्कर आने लगे। अच्छा ऐसा कर, पहले तू नाश्ता बना दे, सवेरे से मेहमानों ने कुछ नहीं खाया है, बर्तन उसके बाद साफ कर देना। अच्छा इधर आ, एक काम और बता दूं, फिर करते रहना आराम से। जैसे जैसे मार्था के काम की फहरिस्त लंबी होने लगी, उसे लगा वह गश खाकर गिर पड़ेगी। देख, ये कई दिनों के कपड़े पड़े हैं, अगर वॉशिंग मशीन चलानी आती है तो उससे देख लेना, वरना कपड़े तो हाथ से ही रगड़ रगड़ कर अच्छे धुलते हैं। एक साथ कई आदेश और निर्देश दे मिसिज मौर्य चली गई। उसके जाते ही सामने लगे कपड़ों के अंबार को देखकर मार्था की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपनी मुक्ति की कामना ही त्याग दी। एक बीहड़ कल्पना ने उसके भीतर के सारे खून को जैसे सोख लिया। स्वर्ग के इन कंगूरों में कैद मार्था रह रहकर सोचने लगी कि वह इनसे तो पहले वाला नरक ही कहीं ज्यादा अच्छा था। जिन दीवारों के बीच वह अपने लिए मुक्ति का रास्ता तलाश रही है, उन रास्तों की जगह तो उसे गहरी खंदकें ही नजर आ रही हैं। मार्था को पता ही नहीं चला कि झूठे बर्तन मांजने के बाद कपड़ों को धोते धोते कब दोपहर हो गई। मारे दर्द के कमर कमान की तरह तन गई। पिंडलियों और बाजुओं की पेशियां ऐसे खिंच गई जैसे अलगनी के दोनों सिरों को खींचकर बांध दिया गया हो। अलगनी जिस पर कपड़े सुखाते हैं। किसी ने इस बीच उससे झूठे से यह भी नहीं पूछा कि सवेरे से उसने कुछ खाया भी है या नहीं। तभी मिसेज मौर्य मार्था के पास आई। बाथरूम में सारे कपड़ों को धुला देख उसकी बाँछें खिल गई। मार्था, ले तेरी मैम साहब का फोन है। मिसेज मौर्य ने स्पीकर ऑन कर मोबाइल मार्था की ओर बढ़ा दिया। हेलो जी मैम। मार्था, उधर कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मैम साहब, इधर सब ठीक है। अच्छा सुन, मेरे पास किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? मैडम जी जो भी काम बताए कर देना। ला फोन दे मैडम को। मार्था ने मोबाइल वापस दे दिया। मोबाइल लेते वक्त मिसेज मौर्य ने बड़ी सफाई से स्पीकर ऑफ कर दिया। हाँ सुमन जी। नहीं कोई परेशान नहीं है, लड़की बहुत होशियार है। ठीक है। मिसेज मौर्य जैसे मोबाइल बंद करने का ही इंतजार कर रही थी। मार्था, क्या तू अपनी मैम साहब के इनर्स नहीं धोती है? इनर्स मतलब मैम साहब? नहीं समझ पाई मार्था। इनर्स मतलब इन्हें नहीं धोती है? धुले हुए कपड़ों में से 2-3 ब्रा और इतनी ही पैंटीज उठा उन्हें हवा में लहराते हुए झल्लाई मिसेज मौर्य। धोती हूं मैम साहब। सामने खड़ी मैम यानी मिसेज मौर्य के माथे पर पड़ी तौरियों की रौद्रता को देख सहमते हुए मिमियाई मार्था। धोती हूं मैम साहब। एक पैंटी में लगे गहरे मटमेले दाग को दिखाते हुए मैम साहब तमतमाते हुए बोली। क्या खाक धोती है? धोती है तो क्या इन्हें अपने साहब के कपड़ों पर रखती है? इसे रगड़ रगड़ कर दोबारा अच्छी तरह से धो और सारे कपड़ों को पानी में फिर से निकाल। इस बार इन्हें कपड़ों से अलग रखना, समझी? जल्दी कर, अभी खाना भी बनाना है। इतना कह मिसेज मौर्य पांव पटकते एक तरफ मची चिल्पों में शामिल हो गई। मार्था एक कप बर्फ की शिला से कभी धुले हुए कपड़ों के ढेर को देखती तो कभी उंगलियों में फंसे पैंटी पर लगे दाग को, जिसे देख देखकर उसका जी मितलाने लगा जैसे भूख के चलते खाली आते उल्टियों के साथ बाहर आ जाएंगी। बाल्टी के ठिठुरते पानी में तिरमिराते अपने अक्स को मार्था देर तक निहारती रही। देखते देखते उसे लगा मानो किसी उथले कुएं में कोई उदास मछली छटपटा रही है। एक ऐसी मछली जिसे चाहे जितना काटो दर्द नहीं होता। मार्था भी अब एक ऐसी ही मछली बन चुकी है। उसे भी अब दर्द कहाँ होता है, कहाँ एहसास होता है उसे कि उसका कौन सा हिस्सा उसके जिस्म से अलग हो चुका है। नहीं देखा गया मार्था से अपना ये छटपटाता अक्स। झपट कर उसने उसमें गदला पानी मिला दिया। उसे आज पता चल रहा है कि सुबह के उजास ने क्यों खिड़कियों के शीशों पर दस्तक देना छोड़ दिया है। बाहर से आती परिंदों की चहचहाट क्यों एकाएक आनी बंद हो गई है। क्यों नहीं धूप की किरणें अंदर झांकती हैं और क्यों हवा के झोंके दरवाजों और खिड़कियों के पर्दों से बिना धुले बिना पूछे बेझिझक चले जाते थे, अब आने में झिझकने लगे हैं।
एक एक पल मार्था के लिए काटना मुश्किल हो गया। दिसंबर के ये आखिरी 2 दिन काटने उसके लिए 2 सदी जितने मुश्किल हो गए। जिस समय सारे सगे संबंधी और मिसिस मौर्य का पूरा परिवार अपनी लाडली की विदाई के विरह में मुब्तला है, यानी मिसिस मौर्य की बेटी की शादी है ये, ठीक है। तो उसको मैं मार्था को वहाँ काम के लिए लाया गया, भेज दिया था उन्होंने, सुमन भारती ने। तो ये उसी का चित्रण है। एक एक पल मार्था इक्का के लिए काटना मुश्किल हो गया। दिसंबर के ये 2 आखिरी दिन तो उसके लिए 2 सदी जितने मुश्किल हो गए। जिस समय सारे सगे संबंधी और मिसिस मौर्य का पूरा परिवार अपनी लाडली की विदाई के विरह में मुब्तला है, उसी समय अपने परिवार की थकी मांदी लाडली नींद की झपकियों के बीच अपनी मुक्ति की गिरहों में उलझी हुई है। तारों की जिस छांव में आंसुओं में डूबे विदाई गीतों के साथ एक लाडली बिसूरती हुई अपने घर आंगन को निर्निमेष आंखों से निहारे जा रही है। उन्हीं तारों के उजास में मार्था उन्हीं दी पालकी में बैठी एक नई सुबह की कामना में प्रार्थनारत है। सुबह की नीरवता ने अपने फेफड़ों में ढेर सारी हवा भर धीरे धीरे बाहर छोड़ी। पता नहीं 2 दिनों की थकावट किस आस के चलते गायब हो गई। इससे पहले कि जगह जगह बेसुध पड़े मेहमान जाग पाते, मार्था ने पूरे घर को घर जैसा बना दिया। मिसिस मौर्य ने उठकर देखा तो कुछ पलों के लिए वे अपनी लाडली के विरह को बिसार गई। दिन चढ़ने के साथ साथ एक कर सारे अतिथि विदा हो गए और दोपहर तक पूरा घर बिन परिंदों के रूप सा नजर आने लगा। अंततः वह घड़ी भी आ गई जिसकी मार्था को बेसब्री से इंतजार थी। रसोई में जानबूझकर घुस गई वह। यहां से साफ साफ सुना जा सकता है, जी सब कुछ आराम से निपट गया है। याद तो आएगी ये बेटी जो विदाई हुई है, यानी मिसिस मौर्य अपनी बेटी के ससुराल वालों से बात करी, सास या जो भी होगी। जी सब कुछ आराम से निपट गया, याद तो आएगी ही, बेटी तो विदा हुई है ना। नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं है, यानी ये मिसिस मौर्य सुमन भारती से बात कर रही है। भीग आए कोरों को चुपके से पहुंचते हुए बोली मिसिस मौर्य, प्लीज आज और छोड़ दीजिए। मार्था इक्का समझ गई कि ये किसके बारे में बात हो रही है। शरीर ठंडा होने लगा उसका, ये सोचकर कि इस नरक में उसे एक दिन और रहना पड़ेगा। सांस रोक उसने कानों के पर्दों को ढीला छोड़ मिसेस मौर्य को होठों पर टिका दिया, यानी उनकी बातचीत को सुनने लगी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आप 3 बजे आ जाइए, निराश होती बोली मिसेस मौर्य। सुनते ही मार्था ने जानबूझकर बर्तनों को इस तरह खड़खड़ाया मानो उसे बर्तनों से बतियाने के अलावा कुछ पता ही नहीं है। वे किसी काम के बहाने उसी समय बाहर आई और नजरें बचाते हुए दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा। 1:30 बजा है अभी। मार्था फिर से उदास हो गई, यानी 3 बजने आना है उसको। डॉक्टर अंबेडकर दलित महिला उद्धार सभा की सुप्रीमो ने 3 भी नहीं बजने दिए। देखते ही मिसेस मौर्य का चेहरा उतर गया। मार्था जाते जाते अपने हाथ की चाय तो पिलाती जा। मिसेस मौर्य इस कातर आग्रह के साथ सुमन भारती की ओर पलटी। सच कहूं सुमन जी, मेरा मन इसे आपको देने को नहीं कर रहा है, यानी मार्था को। फिर रसोई की ओर देख धीमे स्वर में बोली, ऐसी नौकरानी किस्मत वालों को भी नहीं मिलती है। कुछ भी कह दो, नजर तक नहीं उठाती, एकदम गऊ है। ये तो उस दिन मुझी से चूक है, वरना एक मेड मैं भी ले आती, यानी बाहर से। सुमन भारती ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन अपनी किस्मत पर मुस्कुराती रही। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं सुमन जी, मिसेस मौर्य ने जिस तरह सधे हुए अंदाज में कहा, सुनकर सुमन भारती बेचैन हो उठी कि जरूर मार्था की बच्ची ने कुछ गड़बड़ की है। सुमन जी, पहली बार आपसे एक चीज मांग रही हूं, उम्मीद है मना नहीं करोगे। अपनी इस मेड को मुझे दे दो। सुनते ही अंबेडकर दलित महिला उद्धार सभा के सुप्रीमो तड़ाक से जमीन पर आकर गिरी। इसका तो बिल्कुल भी गुमान नहीं था उसे। मैडम, आप ये क्या मांग रही हैं? आप तो जानती है कि मैं इसे अपने एनजीओ के लिए लाई हूं। लेकिन काम तो आप इससे नौकरानी का ही ले रही हैं ना? मिसेस मौर्य ने आंखें नचाते हुए कहा। वो तो कुछ ही दिनों के लिए ऐसे ही, फिर इसे एनजीओ में, इसीलिए तो मांग रही हूं। एनजीओ के नाम पर तो आपको और मेड मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। मेरी भी अगर कोई एनजीओ होती तो आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
और अगर बहन जी को पता चल गया कि मैं एनजीओ के नाम पर बच्चों को सप्लाई कर रही हूं, तब बहन जी की आप चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ये बहन जी दरअसल एक पुरानी गांधीवादी जो एक संस्था की चेयरमैन है। सुमन भारती से तुरंत कुछ भी कहते नहीं बने। वैसे अभी कुछ जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर बता देना। तपते लोहे पर मिसेस मौर्य ने संभलते हुए चोट की। सुमन भारती दुविधा में पड़ गई, वह कैसे मना करे। मिसेस मौर्य का उस पर इतना बड़ा एहसान है कि वह ऐसी कई मार्ताओं पर भारी पड़ता है। अगर आज देश भर में होने वाले अनशन, उपवासों और धरने प्रदर्शनों में अंबेडकर मोमबत्तियों की सबसे अधिक मांग है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इसी मिसेस मौर्य को जाता है। यदि उसके एनजीओ की मोमबत्तियां आज एक ब्रांड के रूप में जानी जाती हैं, तो उसमें जितनी बड़ी भूमिका बहन भाग्यवती की है, उतनी ही इसकी भी है। लीजिए, चाय पीजिए। इस बीच मार्था द्वारा लाई गई चाय को की ओर इशारा कर मिसेस मौर्य उठकर अंदर चली गई। कुछ ही मिनटों के बाद वापस आई तो उसके हाथों में एक पॉलीथीन का थैला था। मिसेस मौर्य के आते ही उसे मार्था की ओर बढ़ाते हुए बोली, ले, जब भूख लगे खा लिया कर। सुमन भारती को पता ही नहीं चला कि चाय कब खत्म हो गई। यदि खाली कपों को उठाने के दौरान उनकी ध्वनियों से उसकी तंद्रा भंग नहीं हुई होती। चाय खत्म होते ही उसने मिसेस मौर्य से विदा ली और तेजी से बाहर निकल आई। सोने से पहले मार्था एक खाना पॉलीथीन की थैली को सामने रख ये देखना चाहे कि आखिर इसमें खाने के लिए क्या दिया है। पुराने अखबार को बिछा मार्था ने उस पर पूरा थैला उंडेल दिया। थैली से बाहर आए मिठाइयों के टुकड़ों, किनारी झड़ी कुछ साबुत मठरियों और शक्कर पारों के चूरे को देख मार्था को समझते हुए देर नहीं लगी। भूख मिटाने के लिए उसे जो सामग्री दी गई वह सिवाय जूठन और इस्तेमाल में न आने वाली सामग्री के कुछ नहीं है। सामने अखबार पर पड़े जूठन के ढेर को देख देख कर मार्था को उबकाई आने लगी। वितृष्णा से मन भरता चला गया। देर तक मार्था एक का टक ही लगाए उसे निहारती रही। उसने सारी जूठन वापस पॉलीथीन के उसी थैले में भरी और अखबार सहित दबे पांव कूड़ेदान में सबसे नीचे दफन कर सीढ़ियों के नीचे पांव पसारने भर के अपने छोटे से स्वर्ग में आ लेटी। पूस की हाड़ गला देने वाली ठंड में पुराने 2 कंबलों को जोड़कर सर्दी रोकने के लिए बनाए गए जुगाड़ में गुनगुनाती मार्था एक का बेचैन किशोर मन रह रहकर सोचता है कि एक नरक से निकलकर दूसरे में और दूसरे से निकल पुनः उसी में लौट आना कैसी मुक्ति है। आश्रय गृह से निकलकर कहीं उसने खुद के साथ कुछ छल तो नहीं किया है, या फिर आश्रय गृह से निकालकर उसे तो नहीं छला गया है। जब तक कंबलों को और देह की मिली जुली गर्माहट ने नींद को दावत नहीं दी, तब तक उसका किशोर मन अपने साथ हुए घात प्रतिघात की गुत्थियों को समझने की कोशिश में किसी निर्जन टापू पर एकदम अकेला भटकता हुआ न जाने कितनी दूर निकल गया। तो दोस्तों, यह अंश इसी उपन्यास का था और मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा उपन्यास है, मैं अब थोड़ी सी इसकी रचना प्रक्रिया पर थोड़ा सा अपनी बात कहूँगा। ये दरअसल नरक मसीहा ये उपन्यास गैर सरकारी संगठनों की जो लिजलीजापन है, वहाँ जो एक वंचित समुदाय का, तथाकथित वंचित समुदाय का प्रतिनिधि दूसरे वंचित समुदाय का जिस तरह से शोषण करता है, ये ऐसे आख्यानों से ये उपन्यास भरा हुआ है। ये उपन्यास गैर सरकारी संगठनों के उन भीतरी कहने चाहिए कि गांठों को हमारे सामने खोलता है कि जिससे कि हम पूरी तरह परिचित नहीं। इस उपन्यास को लिखते हुए बहुत सारी, जिसमें आपने अगर देखा होगा कि इसमें सिर्फ भारतीय गैर स्वयंसेवी संगठनों की परतों को कहना चाहिए कि उछेला नहीं गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप पढ़ेंगे आप इसको, तो आपकी जो बेसिक जानकारी है, यानी गैर सरकारी स्वयं संगठनों, उससे भी आपका परिचय होगा। तो मित्रों, मैं एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय का आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने मुझे आज मेरी औपन्यासिक यात्रा के चौथे कहना चाहिए कि पड़ाव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और मैं विदा होने से पहले बता दूं कि मेरा 5वां उपन्यास जिस पर की चर्चा होनी है वह हलाला होगा। वही हलाला यानी जो धर्म की आड़ में जिस तरह से स्त्री का शोषण किया जाता है, उसी हलाला को लेकर अगली यात्रा में आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक बार फिर मैं जाते जाते आप सबको, सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि राजकमल प्रकाशन से हाल ही में मेरे नवे उपन्यास खानजादा, जो कि तुगलक, सादात, लोदी और मुगलों से लोहा लेने वाले बेवातियों की गाथा है, आप उसको ज़रूर खरीदेंगे। और पढ़कर मैं समझता हूं कि इस पर आने वाले समय में इस पर जब चर्चा होगी तो मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़े कुछ प्रश्नों का मैं आपके जवाब दे पाऊंगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे याद किया। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।